जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? सीए योगेश वर्मा दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका नया चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। स्टार्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो हर बंदे का निकालना होता है, यानी इंडिविजुअल का अलग, हफ का अलग, एओपीबीओए का अलग, फर्म का अलग, लोकल अथॉरिटी का अलग, कंपनी का अलग, सबका अलग अलग निकालना होता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल निकलता है, यानी कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर सिटीजनशिप रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल कैलकुलेट होता है। आप इंडिया में पैदा हुए, आप इंडिया के सिटीजन तो हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर साल आप इंडिया के रेजिडेंट भी होंगे। यदि आप इंडिया में बहुत ज़्यादा समय तक रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में, तो इस साल आप रेजिडेंट होंगे। अगले साल आप इंडिया में नहीं रहे, इंडिया के बाहर जाकर आए, तो भी इंडिया के सिटीजन तो हैं, पर इंडिया के रेजिडेंट इस साल नहीं होंगे। तो इसीलिए आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल निकलता है। तो 2021 में अलग निकालेंगे, 21-22 में अलग निकालेंगे, उसके अगले साल अलग निकालेंगे। सर हम ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो इंसान रेजिडेंट होता है उसके लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है, और जो इंसान नॉन रेजिडेंट होता है उसके लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। जो इंसान रेजिडेंट होता है उसके लिए सारी इनकम, यानी कि इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होती है। जो इंसान नॉन रेजिडेंट होता है उसके लिए उस साल सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। हालांकि रेजिडेंशियल स्टेटस में एक ट्विस्ट है। जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती है, यदि ये रेजिडेंट हैं, जो कि हम चेक करेंगे कैसे चेक करते हैं, तो इनमें हम एक और चीज़ चेक करते हैं, क्या ये रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में ROR। यह रेजिडेंट तो हैं बट ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं है, बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। मतलब रेजिडेंट तो हैं पर आम तौर पर इंडिया में नहीं रहते हैं। ये सिर्फ 2 लोगों का चेक होता है। बाकी जितनी भी है उसमें या तो कंपनी रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट, या तो फर्म रेजिडेंट होगी या नॉन रेजिडेंट, या तो आपकी LLP रेजिडेंट होगी, नॉन रेजिडेंट लोकल अथॉरिटी होगी, या तो रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। पर इंडिविजुअल हब जो है वो रेजिडेंट अगर हैं तो हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, क्या वो आमतौर पर भी रेजिडेंट है या नहीं है। ये हम इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जो लोग आमतौर पर रेजिडेंट हैं उनके लिए इंडियन इनकम फॉरेन इनकम दोनों टैक्सेबल होती है। जो मैंने कहा ना रेजिडेंट के लिए दोनों टैक्सेबल होती है, वो एक्चुअली में मैं कहना चाहता था कि जो इंडिविजुअल हब है उसमें जो आमतौर पर इंडिया में रेजिडेंट होते हैं उनके लिए पूरी इनकम टैक्सेबल होती है। बट जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनली रेजिडेंट हैं, यानी करंट ईयर में रेजिडेंट तो है पर आमतौर पर इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होती है। प्लस 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 फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल हो सकती है यदि वो बिजनेस से निकाली जाए, यदि वो ऐसे बिजनेस से आ रही है जो इंडिया में कंट्रोल्ड हो रहा है, या ऐसे प्रोफेशन से आ रही है जो इंडिया में सेटअप है। यदि ऐसा है तो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए भी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगी। ये पूरा आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है। यानी कि अगर आपको किसी तरह पता लग जाए कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते कैसे हैं, तो आप बता सकते हैं कि उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। जनरली रेजिडेंट के लिए सभी इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल है। पर इंडिविजुअल हब में हम चेक करते हैं रेजिडेंट जो है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ROR है, तो उनके लिए सभी इनकम टैक्सेबल होगी, और NOR है उनके लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी, प्लस फॉरेन इनकम भी होगी अगर वो बिजनेस से आती है जो इंडिया से कंट्रोल होता है, या प्रोफेशन से आती है जो इंडिया में सेटअप है, यानी उसकी रूट्स इंडिया में है और वहाँ से कंट्रोल हो रहा है, वहाँ उसका जो है मेन सेटअप है। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पर बताई गई है। सर अब ये भी बता दीजिए कि इंडियन इनकम कौन सी होती है और फॉरेन इनकम कौन सी होती है। इंडियन इनकम कौन सी होती है जरा मैं आपको बताता हूँ। या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो गई हो, या वो डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, यानी कि मान लिया जाएगा कि वो इंडिया में ही रिसीव होती है।
अगर वो इनकम इंडिया में रिसीव होती है या डीम टू बी रिसीव्ड होती है तो वो इंडियन इनकम है, और अगर वो इनकम इंडिया में एक्रू होती है, एक्रू या अराइज होती है, या फिर वो डीम टू एक्रू अराइज है कि मानो या ना मानो मानना ही पड़ेगा, अराइज इन इंडिया, तो भी वो इंडियन इनकम है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई, आपने मान लो बाहर काम किया, यूएसए में काम कर कर आए, इंडिया में रिसीव हो गई इनकम, इंडिया के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा हो गया, तो इसका मतलब वो इंडियन इनकम है, भले आपने काम यूएसए में क्यों ना किया हो, क्योंकि वो इनकम इंडिया में रिसीव हो रही है। या फिर आपने इंडिया में काम करा तो इंडिया में वो इनकम अराइज हुई है, इंडिया में काम करने से वो इनकम जनरेट हुई है, पर आपको वो रिसीव होती है आपके यूएसए वाले बैंक अकाउंट में। तो भले ही रिसीव कहीं भी हो, अगर एक्रू इंडिया में हो गई तो भी वो इंडियन इनकम है। यानी दोनों में से कुछ भी हो गया तो वो इंडियन इनकम ही है, और वो सबके लिए टैक्सेबल होगी सर, हर बंदे के लिए टैक्सेबल होगी। बट यदि कोई इनकम यूएसए में गए, वहाँ पर मेहनत करी, काम किया, वहीं के बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, तो उसे हम फॉरेन इनकम बोलते हैं, और वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है, आरओआर के लिए टैक्सेबल होती है। जहाँ आरओआर निकलता है, और जहाँ आरओआर नहीं निकलता वहाँ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती है। तो ये पूरा काम झाम है। अब इसमें कई लोगों का डाउट ये आता है कि भाई यूएसए में तो हमने पैसा कमाया, रिसीव करा यूएसए के बैंक अकाउंट में, फिर उसे इंडिया में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मैं आपको बता दूं, कान खोल के सुन लीजिए, कि एक बार इनकम रिसीव हो गई, उसके बाद अपने ही बैंक अकाउंट में दूसरे बैंक अकाउंट में डालते हो, उसको दोबारा इनकम काउंट नहीं करते, उसे रेमिटेंस बोलते हैं। मान लो मेरे एचडीएफसी बैंक अकाउंट में मेरे पास पैसे आए, उसके बाद मैं उसको जो है देना बैंक में डालता हूँ। मेरा एक और अकाउंट है देना बैंक में, तो एचडीएफसी में पैसा आया, उसको मैंने देना बैंक में डाला। तो यहाँ जो पैसा आया, मान लेते हैं 10,000 रुपये आया, मैंने उसको देना बैंक में डाला, तो क्या मेरे पास 10,000 रुपये फिर टैक्सेबल हो जाएगा, मेरी इनकम हो जाएगी। ये जब मेरे पास पहली बार रिसीव हुए वही मेरी इनकम थी, बाकी तो मैं अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ, वो बार बार इनकम काउंट नहीं होगी। तो ये वो बार बार इनकम काउंट नहीं होगी, ये कॉमन सेंस है। सिमिलरली कई बार होता है कि बाहर आपने इनकम कमाई यूएसए में, वो बाहर रिसीव हो गई, हो सकता है कि उसमें आपने टैक्स पहले दिया हो ना दिया हो, वो पास्ट ईयर बहुत साल पहले, 10 साल 15 साल पहले हो गए, 5 साल पहले हो गया ये काम, अब वो इनकम पड़ी हुई है, अब उसे आप सिर्फ इंडिया में रेमिट कर रहे हैं, तो इंडिया वाले उस पर दोबारा टैक्स थोड़ी लगाएंगे कि भाई यूएसए में कमाई थी 3 साल पहले, उस पर टैक्स रह गया था, तो अब इंडिया में डाल रहे हो तो उस पर आप दोबारा टैक्स दो। इंडिया वालों को क्या लेना देना, वो तो सिर्फ रेमिटेंस है सर। इंडिया वालों को लेना देना है करेंट ईयर की इनकम से, पुराना क्या यूएसए में क्या होना चाहिए था उससे इंडिया को लेना देना नहीं है। तो ये काम झाम है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते कैसे हैं, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें तो डिस्कस कर ली हैं। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जो निकलता है वो निकलता है सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, इंडिविजुअल का। अगर एक इंडिविजुअल इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ले तो वो रेजिडेंट माना जाएगा। और पहली कंडीशन है कि वो इंडिया में रहे, इंक्लूडिंग इंडिया में टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं जो 12 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे। नंबर 1 कंडीशन मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको। रेजिडेंट कौन होता है, या तो वो इंडिया में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे प्रीवियस ईयर में। अपने केस में प्रीवियस ईयर है 2021, यानी 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक काउंट करेंगे उस पर्टिकुलर इंसान का कि वो इंडिया में 182 डेज रहा या नहीं रहा। और स्टे का मतलब ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए 182 डेज का। भाई 5 दिन रहा फिर चले गया इंडिया के बाहर, फिर आया 30 दिन रहा फिर चले गया, फिर 100 दिन रहा फिर चले गया, फिर 3 दिन और रहा फिर चले गया, फिर रहा भैया 10 दिन फिर चले गया, ऐसे कर कर काउंट होगा। तो पूरे साल में काउंट कर कर देखोगे क्या पूरे साल में 182 डेज इंडिया में रहा। और जब आप ये 182 डेज काउंट करोगे तो जैसे ही वो इंडिया में एयरपोर्ट्स पे आएगा, लैंड करेगा, वो पूरा दिन काउंट होगा, जिस दिन जाएगा वो भी पूरा दिन काउंट होएगा। मतलब कि वो इंडिया में आया 11:59 PM, 1 मिनट बाद अगला दिन शुरू होने वाला है, पर जिस दिन वो व्यक्ति आया वो दिन भी काउंट हो गया इंडिया में कि भैया इस दिन ये पूरा दिन इंडिया में रहा है। अगला दिन भी रहा है। जिस दिन जा रहा है मान लो 5 बजे जा रहा है शाम को,
तो पूरा दिन इंडिया में रहे वो काउंट होगा, वो पर्टिकुलर डे। ऐसे टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करने पड़ेंगे। अगर 182 डेज निकल गए तो वो रेजिडेंट है, और ये हर साल चेक करना होगा। हम प्रीवियस ईयर 2021 का देख रहे हैं तो हम 2021 का ही देखेंगे, पर अगले साल इसकी इनकम फिर निकालनी होगी तो फिर अगले साल देखेंगे ये कितना इंडिया में रहा। अब हम सब लोग तो हमेशा ही इंडिया में रहते हैं, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम रेजिडेंट ही हैं, हम हमेशा इंडिया में रहते हैं, बाय बर्थ इंडिया में रहते हैं, बाहर तो हम गए नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो दूसरी कंडीशन भी दी गई है, और वो कंडीशन है कि भैया चलो 182 डेज तो नहीं रह सकता बंदा, पर कम से कम 60 दिन इंडिया में रहे, कम से कम 60 दिन इंडिया में रहे, प्लस पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में, यानी 2021 से पहला क्या आएगा 1920, उससे पहले क्या आएगा 18, 19, 17, 18, 16, 17, पिछले 4 सालों में 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 का तो देख ही रहे हैं, 20, 21 का तो हम निकाल ही रहे हैं कि कम से कम 60 दिन रह ले, और फिर पिछले 4 सालों में 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 मिलाकर 365 दिन और उससे ज़्यादा रह ले, प्लस या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो मानेंगे कि वो इंडिया का रेजिडेंट है प्रीवियस ईयर में, जिस भी प्रीवियस ईयर का आप ये चेक कर रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे बताइए। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया वो मैंने पूरा चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया। अब जो मैं करवा रहा हूं वो आपको अल्टीमेटली रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखा रहा हूं। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अच्छा सर, आ गया सर समझ में। इसके साथ यहां पर एक और अमेंडमेंट आई है, रेड कलर से मैंने अमेंडमेंट लिखी है, ये पहले नहीं होती थी, आपके अटेम्प्ट में आई है। और ये अमेंडमेंट क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन नंबर 6 के बाद सब सेक्शन 1A इंसर्ट कर दिया, तो सेक्शन 6(1) था पहले से, सेक्शन 6(2) भी था पहले से, तो इन दोनों के बीच में एक नया सेक्शन डालना था, तो 1A करके डाल दिया। ऐसे नंबरिंग होती है सेक्शन की। इस सेक्शन में कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, ये वैसे इसको सब सेक्शन को ये क्लॉज बोल रहे हैं, जैसे सेक्शन 10 के ब्रैकेट में क्लॉज होते हैं वैसे ही ये इसको भी क्लॉज ही बोल रहे हैं। बोल लें, क्या दिक्कत है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1, क्लॉज 1 में जो भी लिखा हो उसको बिना डिसरिगार्ड किए हुए, यानी वो बात बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम एक चीज और बताना चाहते हैं कि एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वैसे रेजिडेंशियल स्टेटस में सिटीजनशिप का कोई नाता नहीं है, वो हर साल आपको निकालनी होती है, पर यहां पर बोला है कि जो इंडिविजुअल इंडिया का सिटीजन होगा और उसकी टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, यानी जो बाहर के सोर्सेज से पैसा आता है ना, यूएसए में कमाया, ऑस्ट्रेलिया में कमाया, जहां जनरेट हुआ वो सोर्स होता है, उन सोर्स के अलावा उसकी टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड करती है प्रीवियस ईयर में, और साथ में वो किसी और कंट्री में टैक्स के लिए लायबल नहीं है, क्योंकि कई कंट्रियों में टैक्स नहीं लगता है, वो टैक्स एग्जेम्प्ट कंट्रीज होती है। तो यदि उसकी इनकम फॉरेन सोर्स के अलावा 15 लाख से भी ज़्यादा है और किसी और कंट्री में वो लायबल भी नहीं है टैक्स के लिए, तो फिर वो इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। ये आ गया डीम्ड टू बी रेजिडेंट, मानो या ना मानो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डेज आप कितना इंडिया में रहे, हम मान लेंगे कि आप इंडिया के रेजिडेंट ही हैं, हम मान लेंगे आप इंडिया के रेजिडेंट ही हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, और अच्छे से आप इसको रिवाइज करेंगे, तसल्ली पूर्वक रिवाइज करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ही एक इंडिविजुअल रेजिडेंट होता है। उदाहरण के तौर पर मिस्टर एक्स जो है इंडिया में बॉर्न हुए, बट स्टेड फॉर 50 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021, सिर्फ 2021 में 50 दिन रहे, तो क्या वो 182 डेज रहे? आंसर इज नो। क्या कम से कम 60 दिन भी रहे? द आंसर इज नो। इंडिया में रहे नहीं, ज़्यादा रहे नहीं, तो ये इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 2021 ईयर के लिए नहीं है। यहां तक की बात सबको क्लियर है क्या? मैंने अभी तक बताया कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर टाइप ऑफ पर्सन का निकलता है। क्यों निकलता है? ताकि हम देख सकें कौन सी इनकम टैक्सेबल है, जो कि इंडियन या फॉरेन इनकम हो सकती है।
इंडिविजुअल हफ में अगर वो रेजिडेंट है तो उसके बाद हम और एक चीज़ चेक करते हैं कि वो आमतौर पर इंडिया में रेजिडेंट है या आमतौर पर इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। मतलब रेजिडेंट तो है पर आमतौर पर नहीं है, ज़्यादातर इंडिया में नहीं रहते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे चेक होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाला हूँ जिसके बाद आज की क्लास हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, आज मैं आपको एक ट्विस्ट देने वाला हूँ जिसके बाद हम आज की क्लास जो है कंप्लीट करेंगे। मालूम है थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लंबी हो गई है, बट मैं क्या करूँ, ज़रूरी है, आपको डिटेल में चीज़ें करवाने के लिए ज़रूरी है। अभी तक आपने जाना कि इंडिविजुअल के लिए दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रेजिडेंट होगा, पर हमारी गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को, जो कि अपने लोग हैं, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को, ये क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा, इनको बेनिफिट दिया है। कुछ सिनेरियोज में इनके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन चेक होगी, 182 डेज वाली। तो यानी कि सिर्फ 60 दिन इंडिया में आकर जाएंगे, रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे कुछ जगहों पर। वो कौन सी जगह है मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग होते हैं जो खुद तो हो नहीं सकते, या जिनके पेरेंट्स या जिनके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी दादा दादी, पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, या खुद अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि 1947 से पहले बॉर्न हुए थे। अब ये चेंज हो जाएगा, बाद में चेंज होएगा, अभी तो नहीं, बट कुछ सालों में ये ईयर चेंज हो जाएंगे। फिलहाल यही है। मेरे दादाजी जो है 1947 से पहले बॉर्न हुए थे, 1945 में हुए थे। तो इसका मतलब अगर मैं इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ भी दूं तो भी मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन तो माना ही जाऊंगा, बिकॉज मेरे दादाजी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे। पेरेंट्स तो डेफिनेटली 1947 के बाद ही बॉर्न हुए हैं, और आप तो खुद तो इसके बाद ही बॉर्न हुए हैं। तो ये पूरा काम झाम है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को और इंडियन सिटीजन को कुछ बेनिफिट दिया है। वो बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि इंडिया छोड़कर जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, यानी इंडियन शिप पर जा रहा है, तो शिप पर जाएगा तो किसी दूसरी कंट्री में जाएगा काम से, फिर वापस आएगा। शिप पे क्रू मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को क्रू मेंबर बोला जाता है। एक कैप्टन होता है, बाकी सारा उसका क्रू होता है। तो वो जा रहे हैं, या फिर लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। तो या तो एज अ क्रू मेंबर जा रहे हैं इंडियन शिप पे, या फिर बाहर काम के लिए जा रहे हैं, दुबई काम के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी और कंट्री काम के लिए जा रहे हैं। दुबई बहुत लोग जाते हैं, यूएई बहुत लोग जाते हैं। तो ऐसे इंडियन सिटीजन को बोला गया है कि आपके लिए सिर्फ 182 डेज की कंडीशन ही चेक होगी, 60 दिन वाली चेक नहीं होगी, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। दूसरा, आप इंडियन सिटीजन हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया के बाहर ही एम्प्लॉयमेंट में है, बिजनेस में है, वोकेशन में है, प्रोफेशन में है, इंडिया के बाहर ही काम धंधा कर रहे हैं अपना। वोकेशन यानी कोई भी स्किल हो सकता है, म्यूजिक, डांस एटसेट्रा, आर्ट वर्क हो सकता है। इंडिया के बाहर ही काम कर रहे हैं और इंडिया विजिट के लिए आना चाहते हैं। जैसे सुनीता विलियम्स, आपको पता होगा, जो नासा में एस्ट्रोनॉट है। वो खुद तो नहीं है, बट उसके कहीं ना कहीं ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए होंगे, तो इसलिए वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मानी जाएगी। अब वो इंडिया अगर मिलने आएगी, अपने कहीं पे आना चाहेगी, आई भी थी वैसे, तो आ सकती है। उसके लिए सिर्फ 182 डेज की कंडीशन चेक होगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग आएँ और उसके बाद भी आप रेजिडेंट ना माने जाएं, इसलिए सिर्फ 182 डेज की ही कंडीशन चेक होगी इन सिनेरियोज में। इसके अलावा ये जो शिप वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर इंडियन सिटीजन जो है वो क्रू मेंबर ऑफ अ शिप है, उस केस में एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। इसमें क्या करते हैं, इस सर्टिफिकेट में जो है ना, डेट डाल देते हैं, एंट्री की डेट डाल देते हैं और साइन ऑफ की डेट डाल देते हैं। यहां पर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक नोटिफिकेशन निकाली है बेनिफिट देने के लिए, और कहा है कि भैया इस कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जो एंट्री कर दी डेट और जो एग्जिट कर दी, उस टाइम पीरियड को आपका इंडिया में स्टे हम काउंट नहीं करेंगे, यानी हम नहीं मानेंगे कि आप इंडिया में इतने पीरियड रहे।
तो शिप पर चढ़े तो एंट्री हो गई, जब वापस साइन ऑफ करेंगे वापस आने के बाद तो साइन ऑफ हो गया, उतने दिन माना ही नहीं जाएगा कि आप इंडिया में रहे। क्योंकि होता क्या है कि जब आप जाते हैं इंडिया में एज अ क्रू मेंबर तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं टेरिटोरियल वाटर में काफ़ी दिन रहते हैं, 12 नॉटिकल माइल निकलने तक, फिर वापस आते हैं, फिर यहाँ रहते हैं, तो इसीलिए इसको बना दिया गया। गूगल करेंगे कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगी। ये किसके लिए चेक होता है? इंडिया के इंडिया में जा रहे हो तो नहीं, आप इंडिया से इंडिया के किसी बाहर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं शिप से एज अ क्रू मेंबर, या बाहर की कंट्री से इंडिया में आ रहे हैं एज अ क्रू मेंबर, तो उस केस में जो है कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का बेनिफिट दिया गया है। क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज आपके इंडिया में काउंट नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है आप हो सकता है इंडिया के रेजिडेंट ना माने जाएं, नहीं माने जाएंगे तो सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होगी और जो बाहर कमा कर है वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये बेनिफिट मिलता है। आखिरी कॉन्सेप्ट करा रहा हूं आज का, जिसके बाद आज की क्लास हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, और वो क्या है वो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। एक अमेंडमेंट आई है, और अमेंडमेंट जो है वो किन के लिए आई है मैं आपको बताता हूं। वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए आई है। यानी जो हमने यहां पर करा ना कि भैया इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए सिर्फ 182 डेज की कंडीशन ही चेक होगी, कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे। तो गलत फायदा जो लोग उठा रहे थे उनके लिए एक और चेक लगा दिया। मैं बताता हूं क्या लगा। लोग क्या कर रहे थे कि वो इंडिया के बाहर रहते हैं बट इंडिया में है ना 6-6 महीने रहकर जाते हैं, मजे से रहकर जाते हैं 6-6 महीने, और सिटीजन नहीं माने जाते। तो उनमें से कुछ लोगों के लिए कंडीशन लगा दी कि इन लोगों की अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इनकी टोटल इनकम अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज 15 लाख से एक्सीड करती है, तो उस केस में 182 डेज की कंडीशन चेक होनी थी। बट इस केस में अगर उनकी 15 लाख से ज़्यादा इनकम है फॉरेन सोर्स के अलावा, तो उस केस में वो रेजिडेंट फिर भी माने जा सकते हैं यदि वो इंडिया में कम से कम 120 डेज रहे प्रीवियस ईयर में और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहें। यानी कि जो दूसरी कंडीशन हमने हटा दी थी, जो सेकेंड कंडीशन हमने हटा दी थी 60 दिन वाली, वो इनके लिए हमने 120 डेज वाली लगा दी कि 120 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन। इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए पहले हमने पूरी कंडीशन हटा दी थी। अब जो 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं फॉरेन सोर्स के अलावा, यानी इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, उनके लिए लगा दी, क्योंकि वो अमीर लोग हैं और गवर्नमेंट चाहती है कि भैया ऐसे वो मस्ती ना करें। तो 120 डेज प्लस पिछले 4 सालों में 365 दिन भी रहेंगे, 365 डेज भी रहेंगे, तो भी इंडिया के रेजिडेंट मान लिए जाएंगे। ठीक है सर, यहां तक की बात क्लियर है आपको? अब तो बस आपको ये देखना है कि अगर कोई इंसान रेजिडेंट है तो क्या वो आमतौर पर इंडिया में रेजाइड करता है या नहीं करता है। तो उसके लिए आप जो है एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे। एडिशनल कंडीशन जो है सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 में दे रखी है। ये क्लॉज 6 बोलना है, क्लॉज 6 बोल लो। रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन होता है? रेजिडेंट है जिसने एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली जो ऊपर हमने पढ़ा, वो आमतौर पर भी इंडिया का रेजिडेंट ही माना जाएगा अगर नीचे वाली दोनों कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली। नाउ द कैच इज कि यहाँ पर एंड है और नहीं है। ऊपर जो था बेसिक कंडीशन में और था, दोनों में से एक भी कर ली तो रेजिडेंट हो गया। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि आमतौर पर इंडिया का रेजिडेंट है नहीं है। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया अगर वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा तो उसकी सारी इनकम टैक्सेबल होगी उस इंडिविजुअल की, और अगर रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में उसकी सिर्फ इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। प्लस फॉरेन इनकम तब टैक्सेबल होगी जब वो इंडिया से बिजनेस कंट्रोल करता है, उसका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंडिविजुअल इज रेजिडेंट, कंडीशन नंबर 1, इन एनी 2 प्रीवियस ईयर आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब क्या हो गया भाई? देखिए, आपने सबसे पहले चेक करा कि क्या एक इंसान 182 डेज रहता है क्या इंडिया में, जिस भी प्रीवियस ईयर का आप चेक कर रहे हैं, या कम से कम 60 दिन रहे, और कम से कम 60 दिन रहे, और प्लस 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे, 365 डेज या उससे ज़्यादा रहे पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स में। तो दोनों में से एक भी अगर कर ली कंडीशन सेटिस्फाई तो वो रेजिडेंट तो हो गया है सर। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो पिछले 10 साल हैं उस 10 साल में किसी 2 साल में वो बंदा रेजिडेंट हो इंडिया का। यानी कि आपको हर पिछले 10 साल का चेक करना पड़ेगा, ये बेसिक कंडीशन। वैसे 10 का चेक करना जरूरी है। अरे 10 में से अगर 2 का भी पता लग रहा है कि 2 में वो रेजिडेंट है तो आपका काम बन गया ना।
ये तो लिखा हुआ है कि पिछले 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, और इमीडिएटली प्रीसीडिंग का मतलब क्या हो गया कि 2021 से पहले क्या आएगा 1920, उससे पहले क्या आएगा 1819, ऐसे कर कर चलते रहेगा, ऐसे कर कर चलते रहेगा। तो पिछले जो 10 हैं उसमें से 10 में से 2 में भी कोई बंदा रेजिडेंट हो गया तो बात बन जाएगी। एंड जो पिछले 7 साल हैं, यानी यही वाले पिछले 7 साल हैं, उसमें उस बंदे का स्टे 730 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए, 730 डेज या उससे ज़्यादा रहना चाहिए इन 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। बात समझ में आ गई आपको? मैंने ये कहा कि आप सबसे पहले चेक कर लें कि बंदा रेजिडेंट है कि नहीं है, इंडिविजुअल रेजिडेंट है कि नहीं है। अगर रेजिडेंट है तो आप ये चेक ज़रूर करें कि क्या पिछले 10 साल में भी किसी 2 साल में वो रेजिडेंट था कम से कम, और पिछले 7 सालों में कम से कम 730 डेज था या नहीं था उसका स्टे। अगर था तो वो रेजिडेंट तो है और आमतौर पर भी रेजिडेंट है, और अगर नहीं तो रेजिडेंट तो है बट आमतौर पर रेजिडेंट नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है हु इज़ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एडिशनल कंडीशन, तो उस केस में रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा। जिस इंडिविजुअल को हमने डीम्ड रेजिडेंट माना है वो कभी भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा। आपको याद है हमने डीम्ड रेजिडेंट किसको माना था? यहाँ पे रेड कलर से लिखा था ये बंदा डीम्ड रेजिडेंट है, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा ये रेजिडेंट ही है, बट ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं होगा, ये नीचे लिख दिया। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, 120 डेज उससे ज़्यादा रहते हैं बट 182 डेज या उससे ज़्यादा नहीं रहते हैं, और उनकी इनकम जो है फॉरेन सोर्सेज के अलावा 15 लाख से ज़्यादा है, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको। ये देखो ये रहा। क्योंकि इनके लिए हम कौन सी कंडीशन चेक करते हैं? इनके लिए हम एक बेसिक कंडीशन चेक करते हैं, और उस बेसिक कंडीशन में ही 182 की जगह हमने 120 डेज कर दिया है। तो 120 डेज की कंडीशन मीट होकर अगर ये बंदा रेजिडेंट बन रहा है तो उसे हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं मानेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल है कि मिस्टर ए जो है एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और इंडिया में 100 दिन के लिए आते हैं। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं होंगे, बाहर रहते हैं, इंडिया में सिर्फ 100 दिन आते हैं, तो आप मुझे बताइए इनका रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर 2021 में क्या होगा। साथ ही में दे रखा है कि ये पिछले 10 सालों में जो है सिर्फ 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहे हैं। तो अगर मुझे इनका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का, तो सबसे पहले मैं बेसिक कंडीशन चेक करूंगा, क्या ये 182 डेज उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज़ नो। क्या ये 60 डेज से उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज यस, 100 दिन आ रहे हैं। प्लस क्या पिछले 4 सालों में 365 दिन उससे ज़्यादा रहे? द आंसर इज यस, क्योंकि 100 400 दिन हो गए, हर साल 100 दिन के लिए आ रहे हैं। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिडेंट तो हैं। क्या ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी है वो देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या पिछले 7 सालों में उनका स्टे 730 डेज उससे ज़्यादा है, प्लस पिछले 10 में से किसी 2 प्रीवियस ईयर में क्या वो रेजिडेंट है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। सर अगर वो 100 दिन के लिए आएंगे तो पिछले 7 साल में 700 दिन ही बनेंगे, 730 दिन तो बनेंगे ही नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बन सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो है वो रेजिडेंट तो हैं क्योंकि बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर एक और दे रखा है, मिस्टर डी जो है एक इंडियन सिटीजन है जो इंडिया को लीव करते हैं ऑन 22 सितंबर 2020 फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। आपको उनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है। देखिए हमने जो है कुछ एक्सेप्शन दिए, कुछ बेनिफिट दिए हैं अपने बंदों को। अगर वो परमानेंटली इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो हम सिर्फ पहली ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज वाली। तो अगर 182 डेज वाली कंडीशन हमें चेक करनी है तो उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? देखिए आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे वो इंडिया में कितने दिन रहे। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 डेज, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 22, सबको ऐड करोगे तो हो गया 175 डेज वो करंट ईयर में इंडिया में रहे। बट क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं और इंडियन सिटीजन है तो हमें सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है 182 डेज वाली, जो कि यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसके लिए इंडिया के नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे, और नॉन रेजिडेंट तो सिर्फ इनके लिए इंडियन इनकम ही टैक्सेबल होगी। सर एक बात बताइए कि मान लेते हैं कि ये जो इंडिया के सिटीज़न हैं इनकी फॉरेन सोर्स के अलावा इंडिया में भी जो है 15 लाख से ज़्यादा की इनकम आ रही होती, तो क्या होता? ये वाली कंडीशन जो यहाँ पर मैंने आपको बताई, ये एक और कंडीशन बताई है ना सर मैंने आपको, कि अगर इनकी फॉरेन सोर्स के अलावा इनकम आ रही है 15 लाख से ज़्यादा
तो उस केस में जो है 182 डेज की जगह जो है 120 डेज ही चेक करेंगे, और वहाँ कहीं ना कहीं क्या होगा, ये इंडिया के रेजिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इनकी फॉरेन सोर्स के अलावा इंडिया में इनकम कितनी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 लाख से कम ही इनकम होगी इंडिया में, फॉरेन सोर्स के अलावा 15 लाख से कम ही इनकम होगी, और इसीलिए जो है मैं इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ एजम्पशन लिखकर, और इन्हें मैं नॉन रेजिडेंट मान रहा हूँ। एक और एग्जांपल है मिस्टर डी का, जो कि नॉन रेजिडेंट है, यूएस में रहते हैं 1990 से, इंडिया में आ रहे हैं 1 अप्रैल 2020 को ले लीजिए, या 1 अप्रैल 2019 को ले लीजिए, पिछले साल आए होंगे। इंडिया में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस निकालिए असेसमेंट ईयर 21-22 का, यानी प्रीवियस ईयर 2021 का। तो ये ऐसा है 2021 में क्या वो 182 डेज से ज़्यादा रहे? द आंसर इज यस। भैया 19 में आ गए तो 1920 तो रहे, और 2021 भी रहे पूरा साल, तो कहीं ना कहीं जो है वो रेजिडेंट तो हो गए। क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? द आंसर इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि 730 डेज वो नहीं रहे हैं, 730 डेज जो हैं वो नहीं रहे हैं। उनका टोटल स्टे जो है पिछले 7 सालों का वो सिर्फ 365 डेज ही हैं। तो क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे, एडिशनल कंडीशन, इसके लिए वो रेजिडेंट तो है बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। तो यानी कि हमने जो है आज की क्लास में पूरा का पूरा एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं उसका पूरा एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कशन करा, जिसमें कि जो रेड कलर से हैं वो हमने कुछ अमेंडमेंट को डिस्कस करा जो पहले नहीं हुआ करती थी, इस बार आई है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर आपको देना होगा ये क्या कहना चाहते हैं। बाकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी काम खत्म हो गया। ये वाला जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, ये मैं आपको अभी नहीं कराऊंगा, इसके लिए मैं एक वीडियो खाली छोड़ूंगा और आपका स्टडी मटेरियल आने के बाद ही कराऊंगा। इसमें भी अमेंडमेंट है, बट इसमें अमेंडमेंट जो है वो आपके कुछ इस प्रकार है कि 2021 ईयर में नहीं है और 21-22 ईयर से है। ऐसी कुछ अमेंडमेंट आई है कि कुछ चीज़ें हटा दी है जो कि आपके इस ईयर में नहीं और नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगी। तो इसीलिए जो है स्टडी मटेरियल आने के बाद लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा, और बाकी सभी का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आपके लिए होमवर्क क्या है कि अगर आप पुराने स्टडी मटेरियल डाउनलोड करेंगे तो उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस जो इंडिविजुअल का है वो खुद से ट्राई करें, ये आपका होमवर्क है। प्लस आप क्या कर सकते हैं, आप इस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि भैया रेजिडेंट कौन होता है कौन नहीं होता इंडिविजुअल, और ROR RNOR कौन होता है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आई होप आप इसको करेंगे और नेक्स्ट क्लास में जो है पूरा रेजिडेंशियल स्टेटस रिवाइज कर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद एंड बाय बाय।